नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा और रायसी नगर के MDM कॉलेज के YouTube चैनल MDM ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो साइंस के किसी भी स्टूडेंट के लिए, भले ही वो केमिस्ट्री से बिलोंग करता हो या अपने बायोलॉजी की बात करते हैं या जूलॉजी की बात करते हैं, 11th 12th फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BSc फाइनल, और इसके अलावा RPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर, या किसी भी टाइप के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसके अंदर जो जनरल साइंस आती है उसके अंदर ये टॉपिक अपने काम में आ सकता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कहते हैं कि टॉपिक काफ़ी हार्ड पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको अपने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि फ्यूचर में आप इसको कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, एक एक जो चीज़ होगी इसकी उसके बारे में डिटेल से अपने बात करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जनरल इंट्रो की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ होता है, किससे मिलकर बना होता है, उसके बारे में बात करें तो देखिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो देखिए दो शब्दों से बना हुआ है, एक है न्यूक्लिक और एक है एसिड। न्यूक्लिक का मतलब क्या है कि जो एक प्रकार से न्यूक्लियस में प्रेजेंट है या केंद्र में प्रेजेंट होता है, तो अपने कह सकते हैं कि केंद्र वाला या बीच वाला। और एसिड का मतलब होता है अम्ल, यानी कि केंद्र में प्रेजेंट एसिडिक नेचर वाला कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ है, उसको अपने क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या काम करता है या किससे बना होता है या क्या इसके टाइप है, अगर इनको मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, नॉर्मली आपने इनके नाम सुने होंगे। एक आपने नाम सुना होगा DNA और दूसरा नाम सुना होगा RNA, DNA और RNA। अब DNA और RNA ये दोनों जो नाम हैं, इन क्या क्या फुल फॉर्म होती है, किस प्रकार की नेचर होती है, कैसे दिखते हैं, इनके बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। जैसे जैसे अपने क्या है स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में बात करते रहेंगे। अब देखो ये न्यूक्लिक एसिड में अपने कहा कि DNA और RNA, अगर मैं आपको यहाँ से सीधा ये DNA और RNA बताना स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरे को जायज़ नहीं लगता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, DNA क्या चीज़ है, DNA कैसा दिखता है, या DNA किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दो तीन छोटे छोटे टर्म है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो क्रोमोजोम या गुणसूत्र आपने नाम सुना होगा। गुणसूत्र जो है वो क्या चीज होती है, क्रोमोसोम क्या चीज होती है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा DNA, इसके अलावा आपने RNA, ठीक है। उसके बाद में एक नाम आता है क्रोमेटिन रेटिकुलम, ये रहा क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन रेटिकुलम आपने एक नाम सुना होगा। ये क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको अपने इनको नहीं समझेंगे तो आगे वाली चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं ताकि अपने को पता हो कि ये चीज़ वहाँ से निकली है, उसका भाग। एक ना चीज़ और आती है जीन भी एक चीज़ आती है। इनको अपने थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की जगह आपने अभी तक क्या पढ़ा, DNA और RNA के बारे में ही नॉर्मल पढ़ा है। तो ये किससे बने हैं, DNA किससे मिलकर बना है, किस चीज़ से DNA का निर्माण हुआ है, तो इसको अगर अपने पहले समझेंगे तो अपने आगे क्या होगी, आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या चीज़ होती है, अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन रेटिकुलम
ये अगर मैं बात करूं कि क्या चीज होती है क्रोमेटिन रेटिकुलम, अब देखिए अगर आपको इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कोई भी सेल जो होती है, एक कोशिका जो होती है, उसको अपने पता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर देखिए बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलस या केंद्रक प्रेजेंट रहता है। केंद्रक को अगर अपने ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, आपको ये जो रेड कलर में आपको एक नेट के रूप में या जाल के रूप में जो संरचना दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस प्रकार इसको समझेंगे कि न्यूक्लियस में कोइल्ड और गुथी हुई गहरे रंग की जो संरचना होती है, जो जाल युक्त होती है, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में कोइल्ड गुथी हुई गहरे रंग की जाल नुमा संरचना, गहरे रंग की जाल नुमा जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम। अगर आप सेल का डायग्राम देखते हो उसके अंदर आपको एक वो जो जाल नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिखेगी। जैसे अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आपको जो संरचना दिखती है जो गहरे रंग की होती है। अब गहरे रंग की क्यों होती है, कौन सा पार्ट गहरे रंग का होता है, इसी के अंदर कौन सा डार्क रंग का होता है, वहाँ पर जो गांठें दिखती है वो क्या चीज़ है, वो कभी भी अपने जब क्रोमोसोम का टॉपिक जब पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर तो वहाँ पर अपने बात करेंगे। ठीक है, अभी अपने को ये चीज़ समझनी है कि क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या है। तो अभी मैंने क्या कहा कि क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या है कि न्यूक्लियस में कोइल्ड यानी कि एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि घुमावदार, या अपने कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई, कोइल्ड का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई और गुथी हुई, यानी कि जिस प्रकार ये गुथी हुई संरचना है, लिपटी हुई या गुथी हुई गहरे रंग की या डार्क कलर की जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है या जालनुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि जी क्रोमेटिन रेटिकुलम किससे मिलकर बना होता है, तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आप क्या कह सकते हो, अगर आपसे पूछ ले कि किससे मिलकर बना होता है तो आपको क्या बताना है कि जी ये डीएनए व प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, इन दो चीज़ों से क्या है अपने मेन जो इसमें होती है, मेन पार्ट जो है डीएनए और प्रोटीन जो होती है उससे मिलकर किसका निर्माण होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम का निर्माण होता है, जो धागे के समान काफ़ी लंबी संरचना होती है। नंबर एक बात तो इसके अंदर ये होगी क्रोमेटिन रेटिकुलम। अगर समझ में आ गया है तो अपने आगे थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम के बाद में इसमें नंबर 2 पर चीज आती है क्रोमोजोम या गुणसूत्र। क्रोमोजोम, काफी नाम सुना होगा आपने क्रोमोजोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोजोम क्या चीज होती है, इसको अगर समझे तो क्रोमेटिन से बनने वाली जो धागे नुमा संरचना है उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम। तो क्रोमेटिन रेटिकुलम की जो अपने बात की थी, तो क्रोमेटिन से बनने वाली धागेनुमा संरचना, बनने वाली धागेनुमा जो संरचना होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, क्रोमोजोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसके बारे में भी जब अपने जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। अभी ये समझना है कि आपसे पूछ ले कि बेटा गुणसूत्र क्या है, अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि जी क्रोमेटिन रेटिकुलम जब क्या होगा, एक प्रकार से अलग होगा या खुलेगा तो उससे जो चीज बनेगी उसको अपने क्या कह सकते हैं, क्रोमोजोम। तो अपने कह सकते हैं कि क्रोमेटिन से बनने वाली क्या है, धागेनुमा संरचना जो है उसको अपने क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम कहते हैं, या उसको अपने क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है। उसके बाद में अब जो क्रोमोजोम होती है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए जो होता है, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसकी बात करें तो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए आरएनए और प्रोटीन। अभी देखिए
आपने क्रोमेटिन रेटिकुलम की बात की थी तो आपने क्या कहा था कि जी ये तो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम की जब मैं बात करता हूँ जिसमें आरएनए ऐड हो गया, तो आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस जब अपने पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डीएनए से ही किसका निर्माण होता है। इनकी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो स्ट्रक्चर होती है जब वो ओपन होगी तो किसका निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा। तो गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये तीन चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं और इन तीन चीज़ों से ही किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अब इसके बाद में एक चीज़ आती है डीएनए। तो डीएनए क्या चीज़ है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके मोनोमर्स जो होते हैं। अगर मैं कहूं कि बार बार डीएनए नाम आ रहा है, डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए तो जो न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जो मोनोमर्स होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अब आपके लिए नया शब्द क्या है, नया शब्द इसके अंदर है न्यूक्लियोटाइड। नया शब्द क्या है, न्यूक्लियोटाइड। कि अब जी न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही अपने आगे बढ़ेंगे उसके बाद में जब डीएनए स्टार्ट करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड को भी समझेंगे। एक बार इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इतना ध्यान रखिए। वादा है आपसे कि अपने जब आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड भी आपको बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा, उससे पहले आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो न्यूक्लियोटाइड के जो मोनोमर्स जो होते हैं, जो क्या है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमेटिन रेटिकुलम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस अपने बात की थी जो डीएनए होता है उनसे। उसके बाद में क्रोमोसोम तो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जो होता है उससे मिलकर बना होता है। डीएनए क्या है, तो जो न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर होते हैं जो किस पर, क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होता है उस पर प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये देखिए, ये क्रोमोसोम है जो किससे मिलकर बना हुआ है, क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है उससे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में ये अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमेटिन लिखा हुआ है, तो यानी कि जिसके जब अपने पार्ट की बात करते हैं तो ये क्रोमेटिन पार्ट होते हैं। इसके पूरी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे ये अपने को दिख रही है तो ये क्या है, ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है। ठीक है, क्रोमेटिन पार्ट आ गया। उसके बाद में क्रोमेटिन जो पार्ट है, यहाँ से देखिए जब आगे आते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर किसकी है, डीएनए की स्ट्रक्चर है। इसके बाद में एक छोटा सा नाम और आ जाता है जीन। जीन की क्या डेफिनेशन होगी, फिर जीन क्या चीज़ होती है, तो जीन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो जीन क्या है कि डीएनए का वह खंड जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहते हैं। तो डीएनए का वह खंड या पार्ट या भाग, वह खंड जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट रहती है, डीएनए का वह खंड जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन शब्द अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप लिख सकते हैं जेनेटिक जो खंड जो होते हैं, जेनेटिक खंड या आपने कह सकते हैं जेनेटिक कोड भी आप कह सकते हो, जेनेटिक कोड ये शब्द सही रहेगा, जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए का वह खंड जिसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये जो भाग है डीएनए का, इतना अगर पार्ट की बात करता हूं मैं, जैसे ये मान लीजिए कि एक खंड है, ये इसके खंड अपने कह सकते हैं, ठीक है ना, जीन हेलिक्स जो इसका एक छोटा सा पार्ट है। अब इसका जैसे ये खंड है, ये वाला भाग मान लीजिए यहाँ पर, ये जो भाग है, ये अगर किसी चीज़ को कोड करता है, कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके जा रहा है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, फिर ये जीन कहलाएगा।
जीन इसको कब कहेंगे? जब डीएनए के किसी खंड में कोई जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहता है तो ही उस भाग को अपने क्या कहेंगे? जीन कहेंगे, अन्यथा अपने इसको जीन नहीं कहेंगे। तो ये इसका जो जनरल इंट्रो की बात करते हैं वो बात थी। अब अपने आगे टॉपिक पे आते हैं। अपना जो टॉपिक था, अपना ये टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो आराम से कॉपी पेन साथ में रखिएगा और अपने इसको डिटेल से बात करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले अपने न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली अगर लाइन अपने को ध्यान में रखनी हो न्यूक्लिक एसिड की तो वो है कि ये पॉलीमर होते हैं, विशाल बायोमोलिक्यूल है। या अपने कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसके? अपने कह सकते हैं कि विशाल बायोमोलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो नंबर 1 क्या है? ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर होते हैं। या अपने कह सकते हैं कि ये जो भाग होते हैं ये अपने कह सकते हैं कि विशाल पॉलीमर होते हैं या बड़े लार्ज अणुओं के रूप में होते हैं। तो ये पॉलीमर विशाल बायोमोलिक्यूल होते हैं। नंबर 1 है ये पॉलीमर, यानी कि किसकी बात हो रही है? न्यूक्लिक एसिड की। तो ये पॉलीमर लार्ज बायो मॉलिक्यूल होते हैं। नंबर 1 बात अपने को क्या ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीमर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जो लार्ज बायोमोलिक्यूल या जैविक अणु होते हैं और जो लार्ज न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बने होते हैं। जो लार्ज न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे न्यूक्लियोटाइड नाम आया है तो इसको अपने आगे चलकर बात इसकी क्लियर करेंगे। अभी तो अपने स्टार्ट किया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो क्या कह सकते हैं अपने? तो अपने कह सकते हैं कि ये पॉलीमर है किसके? लार्ज बायोमोलिक्यूल के, यानी कि लार्ज या बड़े जैव अणु होते हैं या उसके पॉलीमर होते हैं और जो लार्ज न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बने होते हैं। कि एक बहुत बड़ी न्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है या जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में लगातार जुड़कर एक काफ़ी लंबी चेन बनाते हैं, एक बहुत बड़ा अणु बनाते हैं जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है? जो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने तथा सेल स्केलेटन बनाने का काम करता है। तो क्या बात थी इसके अंदर कि ये पॉलीमर है लार्ज बायोमोलिक्यूल के और इसके बाद में जो लार्ज न्यूक्लियोटाइड होती है उसकी चेन से मिलकर बने होते हैं। अब इनका काम क्या है? तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाने का काम करते हैं। ऑफस्प्रिंग से क्या मतलब है? संततियां जो होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी बात करते हैं, आप जो है आपके माता पिता जो हैं या आप अपने घरों में देखते हैं कि आपका भाई है या जो बहन है या आप हैं तो आपको परिवार वाले बोलते हैं कि अपनी माँ पे गया है या अपने पापा पे गया है या इसकी जो शक्ल है अपने मामा से मिलती है, नाना से मिलती है, दादा से मिलती है, ऐसी बातें की जाती है। तो वो ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर यानी कि वो कह रहे हैं नाना से या इसकी नाना से मिलती है या दादा से मिलती है। तो दादाजी का जो कोई जीन है या कोई जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो आपके फादर से होता हुआ आपके अंदर पहुंचा है और वो वहां पर आकर क्या है? इफेक्टिव हो गया है या अपने कह सकते हैं कि प्रभावी वो है, जिसकी वजह क्या अपने प्रभावी लक्षण उसने शो की है, जिसकी वजह से आपकी जो शक्ल है आपके फैमिली के किसी मेंबर से मिलती है। वो वाली बात आपने सुनी होगी, तो यहीं पर लागू होती है। तो ये क्या कहता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आनुवांशिक सूचना, आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उन लक्षण को ऑफस्प्रिंग जो होती है, संततियां जो होती है उनमें पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके साथ है सेल स्केलेटन जो होता है, कंकाल जो होता है, कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है, सेल स्केलेटन बनाने का भी काम करते हैं।
क्या काम करते हैं ये? जो इसके साथ में सेल स्केलेटन जो होता है, कोशिकीय कंकाल जो होता है, उस कोशिकीय कंकाल को बनाने का काम करते हैं। और इसके बाद में है कि एनिमल में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके साथ न्यूक्लिक एसिड एनिमल में होने वाली विभिन्न प्रकार की या विभिन्न टाइप की या वेरियस टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या कहता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एनिमल में होने वाले, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, अपने अंदर विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन्स हैं उनका जो निर्माण हो रहा है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि अपने अंदर मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है, पाचन से संबंधित है या किसी भी प्रकार से कोई भी जो क्रिया है, वो आपकी जो रिएक्शन है, आपके जो प्रभाव है, वो सारी की सारी क्या है कि अपने अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, किस प्रकार से अपने को बिहेव करते हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, इनका क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में ये सभी टाइप की जो सेल होती है, उन सभी टाइप की सेल जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर उपस्थिति की अगर मैं बात करता हूँ, न्यूक्लिक एसिड ये सभी टाइप की प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये चार जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपने बात क्या की थी कि ये जो पॉलीमर होते हैं लार्ज बायोमोलिक्यूल होते हैं, बड़े जैव अणु होते हैं, नंबर एक बात, ठीक है। समझेंगे आगे चलकर एक एक चीज को। फिर क्या कहता है कि लार्ज जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है उन चेन से मिलकर बने होते हैं। दो बात क्लियर होगी, लार्ज बायोमोलिक्यूल है और नंबर दो क्या है कि लार्ज न्यूक्लियोटाइड से चेन से मिलकर बने होते हैं। नंबर तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने, यानी कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, जो विशेषताएं हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर आपके बच्चों में ले जाने का जो काम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में क्या है कि जो सेल स्केलेटन होता है, अभी पीछे अपने जो डायग्राम देखा था उसके अंदर जो न्यूक्लियस आपने देखा था उसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर थी वो किसके द्वारा, क्रोमेटिन जो रेटिकुलम था उसके द्वारा बनी हुई थी। तो वो अपने बात की थी कि उसको डीएनए से कहीं ना कहीं बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का ही एक पार्ट क्या है, डीएनए है। आगे चलकर इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर क्या कहता है कि इसके साथ साथ जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एनिमल में होने वाली विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक, अगर मेटाबॉलिक क्रियाएं चल रही हैं तभी तो अपनी जिंदा है, अगर ये क्रियाएं बंद हो जाएगी तो अपनी भी क्या हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। तो मेटाबॉलिक क्रियाएं चल रही है तो ये अपने जिंदा है। तो मेटाबॉलिक क्रियाओं का कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो भी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि सभी टाइप की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रो का मतलब क्या होता है, मैं इसको मतलब समझा देता हूँ आपको। प्रो का मतलब होता है पुराना या आदिम, पुराना या आदिम अपने कह सकते हैं। और यू का मतलब होता है एक प्रकार से वेल डेवलप्ड, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छी तरह से विकसित अपने कह सकते हैं, यू का मतलब। और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस,
इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या है, न्यूक्लियस आदिम प्रकार का है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है, या न्यूक्लियस ही उसमें क्या है, एब्सेंट है, तो ऐसी कोशिकाओं को अपने क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब क्या है, वेल डेवलप, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं, यूकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि अपनी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है, और पूरी जो सेल होती है उसके अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का कंट्रोल भी किसके पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस जिसके पास में है उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। जैसे कि आप यू से आप यूं भी समझ सकते हो कि यू का मतलब क्या है, यू का मतलब आप, तो आपकी कोशिकाएं कैसी है, आपकी कोशिका है यूकैरियोटिक। और जो छोटे जीव हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो होते हैं वो कैसे हैं, वो अपने कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक। कभी भी अपने जब सेल बायोलॉजी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अपने डिटेल से समझेंगे। अभी इसका बेसिक थोड़ा सा था वो मैंने बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन किसी प्रकार का ना हो। ये बात तो थी इसकी बेसिक जो बातें थी न्यूक्लिक एसिड की, उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ साथ में किसी प्रकार के डाउट हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं इसको देखकर और अगली क्लास में जो भी आपके डाउट हैं वो अपने क्लियर कर देंगे। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, यानी कि इसकी खोज वगैरह किसने की थी, तो इसकी खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्र ने पस सेल या मवाद जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर 1869 में की थी। तो सबसे पहले 1869 के अंदर किसने, फ्रेडरिक मिस्र नाम का एक साइंटिस्ट था। फ्रेडरिक मिस्र नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके अंदर पस सेल जो होती है, या इसको अपने कहते हैं मवाद कोशिका, जैसे अपने घाव वगैरह हो जाते हैं और घावों के अंदर आपने नोट किया होगा कि पीला पीला लिक्विड जो निकलता है उसको अपने क्या बोलते हैं, पस, या अपने सिंपल लैंग्वेज में इसको रस्सी भी कहते हैं ना। तो वो जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, पस कहते हैं। तो पस सेल जो होती है, मवाद कोशिका जो होती है, उसके अंदर सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्र ने 1869 के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी खोज की थी, उसको खोजा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसका जो नाम था वो किसने दिया, तो रिचर्ड अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट थे। रिचर्ड अल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कब, उन्होंने लगभग 1889 के अंदर दो चीजें दी। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है, या अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। इसलिए रिचर्ड अल्टमान ने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। क्यों दे दिया, नेचर कैसी थी, एसिडिक थी, प्रेजेंट कहाँ था, न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, इसलिए दोनों शब्दों को साथ में जोड़कर उसने क्या किया, इसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। तो नाम किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमान ने इसका नाम दिया था। अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, तो 1869 में फ्रेडरिक मिस्र नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। नामकरण किसने किया था, रिचर्ड अल्टमान ने। कब किया था, 1889 के अंदर इसका नामकरण किया था। क्यों किया था, नेचर कैसी थी, एसिडिक नेचर थी, और कहां पर प्रेजेंट था, न्यूक्लियस में प्रेजेंट था। इसके कारण इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, यानी कि केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करते हैं या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो एक नाम था कौशल नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था, कौशल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया या ये पता लगाया कि ये कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। देखिए अब ये क्या कहता है, नंबर एक बात अपने दोबारा से इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कहानी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों ही। क्या क्या, देखिए अगर मैं बात करता हूँ नंबर एक हिस्ट्री की, तो 1869 के अंदर नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक मिसर ने नाम दिया था, या सॉरी फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में कहाँ पर की थी, पस सेल या जो मवाद कोशिका होती है उसके अंदर इसकी खोज की थी। ओके, नंबर 2 नाम आपको याद रखना है, रिचर्ड अल्टमान। इसने क्या किया, इसने इसका नामकरण किया। क्या नाम, देखिए अब तीसरी बात क्या की थी अपने, कौशल, इसको ध्यान में रखना है। कौशल ने क्या कहा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। तीनों जो बातें हैं इनको अपने ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। अगर आप किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या भले ही आप अपने यूनिवर्सिटी का किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हो, या 11वीं या 12वीं की अगर आप स्टूडेंट हो, तो सभी जो स्टूडेंट हैं उनको ये बातें ध्यान में रखनी है। कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ से ये जो बातें हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बार क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है या इसके बारे में अपनी बातें की गई है। तो ये बात है। अब अपने आगे अगर इसमें बढ़ें और आगे जाएं तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ है, नेक्स्ट है कि जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड के अगर अपने बात करते हैं टाइप के, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें क्या कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार है, 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 इसका जो है वो है डीएनए। नंबर 1 क्या है, डीएनए, और नंबर 2 जो इसका है वो है आरएनए। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 कौन सा है, आरएनए। तो अभी अपने जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डीएनए के बारे में, और उसके बाद में जो आरएनए है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने आगे बढ़ते हैं और अपने बात करते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये किसकी होती है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। अभी अपने आगे चलकर जब डीएनए के अंदर वॉटसन और क्रिक मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने इसको डिस्कस भी करेंगे कि वॉटसन और क्रिक ने क्या मॉडल दिया था, किस प्रकार से इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रेजेंट रहते हैं, कि इससे पहले अगर मैं थोड़ी सी अगर बात आपको एक और बात इसमें ऐड कर दूं, अगर अपने न्यूक्लिक एसिड की अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर, देखिए एक ओकरेंस की बात करते हैं। ओकरेंस या अपने कह सकते हैं कि उपस्थिति जो होती है वो कहाँ पर होती है, इनकी उपस्थिति की बात करता हूँ तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड की बता रहा हूँ, डीएनए के नहीं बता रहा। न्यूक्लिक एसिड प्लांट वायरस को छोड़कर सभी प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी जो सेल होती हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए के रूप में प्रेजेंट रहता है। और जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लिक एसिड के अपने 2 टाइप की बात की थी, डीएनए और आरएनए। अगर आपसे उपस्थिति पूछ ले तो प्लांट वायरस जो होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अपने पहले ही बात की थी कि जो डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस जीव में कौन सा लेके जाएगा तो आपको ये बताना है कि केवल प्लांट वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है
आरएनए, और इसके अलावा लगभग सभी जो जीव हैं, लगभग सभी जो जीव की बात कर रहा हूं मैं, लगभग सभी जो जीव हैं उनके अंदर प्लांट वायरस को छोड़कर डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है या इसका पूरा जो नाम है उसकी अगर बात करूं कि वो क्या है, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक एक एक जो शब्द है उसका मतलब भी अपने आगे चलकर डिस्कस करेंगे। डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है डीएनए का, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए अनेक जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके मोनोमर से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो अगर आपसे पूछे कि फॉर्मेशन किसका है, तो डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड के या न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर से मिलकर क्या होता है, ये बना हुआ होता है। तो अभी तक न्यूक्लियोटाइड, अभी अपने नेक्स्ट जो भी आगे अपने पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि बार बार ये न्यूक्लियोटाइड नाम आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। तो देखिए मोनोमर जो होते हैं मोनोमर से मिलकर बना होता है। किसके मोनोमर से, न्यूक्लियोटाइड्स के जो मोनोमर्स होते हैं उनसे मिलकर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए मिल बनकर बना होता है। और प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। अब प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें कितनी चीजें से मिलकर बना होता है, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अभी अपने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, थोड़ा सा अगर बताऊं तो देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं बेटा, 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी, देखिए नंबर 1 जो इसके अंदर होता है वो इसके अंदर होता है नाइट्रोजन बेस। नंबर 1 क्या होता है, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार अपने इसको कहते हैं। नंबर 2 जो इसके अंदर होता है वो इसके अंदर होती है पेंटोज शुगर। नंबर 2 पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के बारे में अपने पीछे बात करके हैं जब अपने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाले जो टॉपिक है वो उसको एक बार देखें, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेंटोज शुगर। और तीसरा जो इसमें पार्ट होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। ये 3 चीजें जो होती हैं, इन 3 चीजों से मिलकर किसका निर्माण होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका निर्माण होता है। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब क्या है एक मोनोमर के रूप में, एक लंबी चेन के रूप में जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो एक लंबी चेन के रूप में क्या है ये संरचना आपको दिख रही है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। अब न्यूक्लियोटाइड अभी आपको नहीं समझ में आएगा डायग्राम, जैसे ही मैं न्यूक्लियोटाइड को अंदर से नाइट्रोजन बेस को आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर खोल के बताऊंगा तब समझ में आएगा। पेंटोज शुगर को आपको मैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे किसके साथ में जुड़ता है, कौन सा कार्बन प्राइम के साथ में जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, उसका डिस्कस करेंगे। फास्फोरिक एसिड कहाँ पर होता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो भी चीज़ मैं क्या है आपको बताऊंगा। तो अभी डीएनए के अंदर आप एक छोटी सी चीज और नोट करनी है, वो क्या है कि डीएनए जो बना होता है वो A+T, इसके बाद में G+C, A+T और G+C, ये 2 चीजें होती हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज होती है H3PO4। ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों से मिलकर क्या है इसका निर्माण होता है, क्या क्या, A+T, G+C
H3PO4 ये चीज़ें जो होती हैं वो इसके साथ में मिलकर बना होता है। अब यहाँ तक आज अपने इतनी ही बात करें, कल मैं बताऊंगा आपको कि ये Ag क्या है, Gc क्या है, H3PO4 क्या है, नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पेंटोज शुगर कैसा होता है, फास्फोरिक एसिड जो होता है ये कैसा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।